हाय गाइस, मेरा नाम अमित है। ये मेरा पहला व्लॉग है। अच्छा, ये व्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ? ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे व्लॉगर्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब भी मैं किसी यूट्यूब के वीडियो को या व्लॉग को देखकर कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ मिसिंग होती हैं, जो मुझे नहीं मिलती एक्चुअली जब मैं वहाँ ट्रैवल करता हूँ। जैसे कि एक्चुअली खर्चे जो वो लोग बताते हैं वो जनरली बहुत महंगे होटल्स में रुकते हैं, 2-2,500 3,000 के होटल में रुकते हैं, बड़ा प्रमोशन करते हैं उनका। आजकल जो यूट्यूब के व्लॉगर्स हैं ना, वो पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया उन्होंने, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का ज़रिया नहीं है वो बस पैसा कमा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, ताबड़तोड़ व्लॉग बना रहे हैं, उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज या होटल वाले उनको स्पॉन्सर कर देते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं और उनका प्रमोशन कर देते हैं, है ना। तो होता क्या है कि वो लोग वहाँ से पैसा तो बना लेते हैं, पर जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करते। खाना पूर्ति हो रही है व्लॉगिंग पे, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। मेरा पूरा फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ जब भी कहीं भी ट्रैवल करता हूँ। अभी रिसेंटली जनवरी में मैं मनाली ट्रैवल करके आया, तो मैं ये व्लॉग स्पेशली मनाली या हिमाचल के आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जहाँ तक मैंने ट्रैवल किया सिर्फ वहीं तक बताऊँगा। मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाला कि वहाँ जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। जहाँ मैं गया था वहाँ का बताऊँगा, कितना खर्चा हुआ वो भी बता दूँगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो, अब मई आ रहा है, मई मिड में बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो जाएंगी और सबका सर दर्द बढ़ जाएगा कि नहीं 10 दिन 5 दिन तो घूमना है घूमना है घूमना है। बच्चे हैं, घूमेंगे ऑब्वियसली। तो घूमने के लिए लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? सबसे पहले नियरेस्ट डेस्टिनेशन। नियरेस्ट डेस्टिनेशन में क्या आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या आता है? नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी। ये एरिया पूरे सीज़न में मई जून और लगभग जुलाई मिड तक पूरा पैक रहेगा। बहुत ज़्यादा होटल्स चार्जेस होंगे, जाने पर आपको बुकिंग ना मिले, बहुत ज़्यादा रश होगा, हर चीज़ महंगी मिलेगी। ट्रैवल का एक्सपेंस आपका लगभग बराबर रहने वाला है सीज़न या बिना सीज़न के। बस एक चीज़ का जिसमें खर्चा बढ़ेगा वो है स्टे, और प्लस आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो पार्किंग का अलग सर दर्द है, क्योंकि वहाँ पार्किंग बहुत कम है। मनाली में भी कम है, सॉरी मसूरी में भी कम है और नैनीताल में भी कम है, ठीक है। इधर लॉन्ग वीकेंड्स में भर जाते हैं दोस्तों, छुट्टियों की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, अगर पास की बात करते हैं तो पास में लोग जाना चाहते हैं भाई, एक तो लेंसडाउन भी है, लेंसडाउन जा सकते हैं लोग। लेंसडाउन भी अब भीड़ हो गया, बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है पर है सुंदर, पर वहाँ भी भीड़ हो जाती है। ऋषिकेश चले जाते हैं, पर ऋषिकेश में दिल्ली के बराबर गर्मी होती है लगभग। राफ्टिंग वाफ्टिंग कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लगभग दिल्ली के बराबर गर्मी मिलती है आपको। जैसे दिल्ली एनसीआर में उतनी गर्मी ऋषिकेश में होती है। एसी रूम ले लो। एसी भाई, जब आपको एसी रूम में रुक कर ही दिन बिताना है तो घर पे रुक जाओ यार, कम से कम आने जाने खर्चा बच जाएगा, राइट। अच्छा, फिर लोग सोचते हैं थोड़ा दूर चला जाए, तो दूर कहाँ जाते हैं लोग? दिमाग में सबसे पहले आता है मनाली। अगर हिमाचल में थोड़ा नज़दीक में जा रहे हैं तो शिमला। शिमला में भाई बहुत बुरा हाल होता है, शिमला में पूरा पैक हो जाता है। मनाली जाते हैं। अब मनाली में भी वही हाल है भाई, कि जो लोग दिल्ली एनसीआर की, राजस्थान की, हरियाणा की, जो पंजाब की जो भीड़, जो मसूरी नहीं जा रही है, जो नैनीताल नहीं जा रही है, जो लेंसडाउन नहीं जा रही है, जो शिमला नहीं जा रही है, वो मनाली ही जा रही है, और कोई जगह नहीं बचती, मनाली जा रही है। कुछ और जगह हैं पर वो थोड़ा दूर है, जहाँ जिसको कन्वीनियंट लगता है वो जाता है, पर मनाली बहुत फेमस है, मनाली जा रहे हैं। अब मनाली जाने के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है? वहाँ पर आप पहुँच जाओगे आराम से, वहाँ पर स्टे के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, रुकने के लिए रूम भी मिल जाएगा, रीज़नेबल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्त मनाली की सीज़न के टाइम पे ये आता है कि जब आप मनाली तक तो पहुँच जाते हो, मनाली से आगे जब आप सोलांग वैली या अटल टनल की तरफ जाते हो और आप गलती से 9 बजे निकले हो सुबह के, जो कि आपके हिसाब से तो बहुत जल्दी है, पर वहाँ देखते हो कि आप बहुत कई कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। तो फिर मन करता है भाई यार, इरिटेशन होती है, इस जाम को कैसे क्रॉस किया जाए। वो जाम एक्चुअली अटल टनल के बाहर से लगा होता है, क्योंकि अटल टनल के बाहर जो एरिया है, अटल टनल क्रॉस करने के बाद 9 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर का टनल अटल टनल है, उसे क्रॉस करने के बाद जो एरिया है वो बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ के लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं,
उस पार्किंग की वजह से गाड़ियां क्रॉस ही नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पूरा जाम लग जाता है और आपका पूरा दिन वहीं वेस्ट हो जाए। तो बिवेयर इस बात को लेके कि अगर आप मनाली से आगे जा रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे अपनी गाड़ी से निकल जाओ भाई, तब तो आप अटल टनल क्रॉस कर पाओगे सही से। और अटल टनल के बाहर का एरिया में गाड़ी लगा के रुक के फिर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। अगर आप लेट हो गए हो, 7-8 बज गए हैं, 6 बजे भी निकले हो तो भी शायद क्रॉस कर जाओगे, 7-8 बज गए तो दोस्तों बहुत उम्मीद कम है। फिर तो आपको आपकी टैक्सी वाला, भले ही आपने अटल टनल तक की टैक्सी कर रखी हो, अटल टैक्सी वाला आपको सिर्फ सिर्फ सोलांग वैली घुमा के ले आएगा और ये कहेगा सर या मैडम वहाँ बहुत जाम है, आपका 3-4 घंटे वेस्ट होंगे, उससे अच्छा आप यहाँ एंजॉय कर लीजिए। फिर आप मजबूरी में वहीं एंजॉय करोगे, नहीं भी मन कर रहा होगा तो भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से दिल्ली एनसीआर से, मैं भी ग्रेटर नोएडा में हूँ, दिल्ली एनसीआर से जब भी आप निकलते हैं कोशिश कीजिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि शाम को अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं तो शाम को, या अपनी टैक्सी वॉल्वो जो भी ले रहे हो वो शाम को 6-7 बजे। अर्ली मॉर्निंग आप मनाली पहुँच जाओ, 7 बजे तक आराम से मनाली पहुँच जाओ। मनाली पहुँचने के बाद अगर आप अपनी गाड़ी से हैं तो आप थक गए होंगे, बस या टैक्सी से है तो उसमें भी थक जाता है इंसान बैठ। होटल लीजिए, होटल आपको रीजनेबल मिल जाएगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये होटल लो वो होटल लो, जो आपको ठीक लग रहा है, जहाँ आप कन्वीनियंट हो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी की पार्किंग मिल जाए आपको एटलीस्ट। ऐसी भी पार्किंग मत लेना दोस्त कि एक बार गाड़ी घुसा दी आपने, उसके बाद गाड़ी निकालने के लिए आपको 2 घंटे वेट करना पड़ रहा है, पता चल रहा है कि और आपकी गाड़ी के पीछे गाड़ी पार्क करके चला गया और वो आया ही नहीं 2 घंटे। ऐसी जगह गाड़ी पार्क करने की जगह देखिएगा जहाँ पर आराम से गाड़ी आप जब मन चाहे निकाल सकें। ओके, मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि मनाली से थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर दूर एक जोगिनी वाटरफॉल्स के पास के छोटे छोटे होटल्स हैं, उस होटल के पास में ही, वहीं होटलों में कहीं से सस्ता होटल मिल जाता है, आराम से 1000-1200 रुपये में पर नाइट पे रूम मिल जाता है 2 लोगों के लिए। साफ़ सुथरे होटल है, उसके आसपास खाने पीने के लिए लोकल मार्केट है छोटे छोटे, बहुत अच्छा है। जो आपको मनाली या ओल्ड मनाली में थोड़ा कॉस्टली सामान मिलेगा वो वहाँ आपको सस्ता मिलेगा। तो कोशिश मेरी वही होती है कि मैं जोगिनी वाटरफॉल्स के लिए जो रास्ता है मनाली से थोड़ा सा आगे 2 किलोमीटर आगे, उसी के आसपास के होटल्स में रुकता हूँ। ठीक है। अगली चीज़, जब मैं पहुँचता हूँ, जैसे मैंने अभी जनवरी में ट्रिप की, मैं सुबह पहुँचा 7 बजे, होटल आराम से मिल गया था, खाली था होटल, मिल गया। नहीं भी खाली हो तो थोड़ा वेट करना, वो बता देगा आपको कि कोई होटल चेकआउट होने वाला है। आसपास के छोटे छोटे होटल्स हैं, और भी हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, मिल जाते हैं। वो बता देगा आपको कि यहाँ पे रूम है नहीं है, जो भी है आप यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, तो देख लीजिएगा। जोगिनी वाटरफॉल्स में आराम से आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में रुका। मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद 3 घंटे रुक के सो गया। मैं फ्रेशन अप होकर ब्रश करके मैं सो गया। 3 घंटे बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके फ्रेशन अप होके मैं आराम से, मैंने सोचा चलो अब उस 3 घंटे बाद, मतलब 8 से लेके 11 के बीच, अब मैं 11 बजे निकलता अटल टनल के लिए तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती। मुझे पता था वहाँ ट्रैफिक मिल सकता है मुझे। मैं जनवरी में गया था, बारिश हो रही थी, फिर भी मुझे उम्मीद थी कि वहाँ ट्रैफिक मिल सकता है, इसलिए मैं नहीं गया। मैं कहाँ गया, मैं जोगिनी वाटरफॉल्स गया, क्योंकि वो मेरे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा सा ट्रैक है, 1.5 किलोमीटर का। 1.5 किलोमीटर ट्रैक करो, 20 मिनट में आराम से जोगिनी, बड़ा वाटरफॉल है। जनरली जोगिनी वाटरफॉल्स में एक नीचे वाटरफॉल है जो छोटा वाटरफॉल है, उसके बाद एक जोगिनी वाटरफॉल, बड़े वाटरफॉल का रास्ता थोड़ा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। वो करोगे, बहुत खूबसूरत व्यू है यार, ऊपर का जाकर ज़रूर देखना, बहुत खूबसूरत व्यू है जोगिनी वाटरफॉल्स का। वहाँ गया था मैं, वहाँ से फिर लौट के आया। वहाँ से आने के बाद में थोड़ी ही दूरी पर एक हिमालयन ट्रैक नाम से भी एक जगह है, जो मनाली में दूसरी साइड है। मतलब जैसे जिस साइड आप चल रहे हो, जहाँ हम लोग रुकते हैं, वो नदी के राइट साइड पर है। उसी रास्ते से आगे जाएंगे जहाँ पर आप जोगिनी वाटरफॉल्स के पास रुके हैं, उसी रास्ते से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे एक पुल से आप नदी क्रॉस करोगे, और छोटे छोटे रास्ते जा रहे हैं हिमालयन ट्रैक के लिए। गाड़ी से आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमालयन ट्रैक के बेस जगह पे पहुंचना है आपको। एक बड़ा सा पत्थर है, मंदिर है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, पार्किंग की जगह है। 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, 2 किलोमीटर होगा दोस्त। छोटा सा वाटरफॉल है वहाँ पे, वहाँ तक ट्रैक कीजिए आप। जब मैं गया था जनवरी में तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। मैं कुछ फ़ोटो शेयर कर दूँगा या वीडियो भी डाल दूँगा उसमें, ताकि आप वीडियो देख के बता सकें कि आपको कैसा लग रहा है।
वहाँ पर मैं प्रॉपर फॉल तक नहीं गया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो थी और रास्ता दिख नहीं रहा था स्नो की वजह से। तो डर था कि कहीं मैं ऐसी जगह पैर ना रख दूँ जहाँ से मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाए। उसके बाद वहाँ पे जब मैं टॉप पे पहुँचा तो टॉप पे बैठ के मैंने करीब 2 घंटे आराम से एंजॉय किया। खाने पीने का सामान ले गया था, खाया पिया वहाँ से। अपने जो भी कचरा लेके गया था मैं, जो वेफर्स के कचरे थे वो सब साथ लेके आया था मैं। कोई भी चीज़ मैंने वहाँ फेंकी नहीं थी। पहाड़ों पर जब भी जाएं आप कोशिश करें कि आपके हाथ से कम गंदगी हो, ना हो तो बेहतर है। उसके बाद जब मैं वहाँ से फॉल से नीचे आया तो शाम हो गई थी, लगभग 4-5 बज गए थे। 5 बजे मैं अपनी गाड़ी लेके मनाली चला गया, जो कि 2 किलोमीटर आगे है मॉल रोड के पास। मॉल रोड के पास गाड़ी पार्क कर वॉक करके पूरा मॉल रोड के पास घूमो। मॉल रोड से थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करके जाओगे तो हिडिंबा टेम्पल भी मिल जाता है आपको। 2-3 स्पॉट है वहाँ घूमने के, वो मिल जाएंगे। जोगिनी वाटरफॉल्स के पास में ही एक और मंदिर है, मैं उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं उसका नाम वीडियो में शेयर कर दूंगा, जहाँ पर नेचुरल गर्म पानी आता है। वहाँ पर लोग नहाते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में तो बड़ा मज़ा आता है उस टेम्पल के पास में। शायद ऋषि वशिष्ठ का टेम्पल है, वशिष्ठ टेम्पल बोलते हैं उसको। तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। मतलब जिस दिन आप पहुँचे हैं मनाली, रात भर आपने ट्रैवल किया, मनाली पहुँचे, 2 घंटे आप रुके होटल में, 2-3 घंटे, उसके बाद सेम डे आपने पूरा मनाली घूम लिया, जो एक्चुअली घूमने की जगह है। शाम तक, शाम को अपने होटल आ जाइए। अगले दिन नेक्स्ट डे आप सुबह 6 बजे ही रेडी होके, 5 बजे उठिए, फ्रेशन अप होके रेडी हो जाइए, 6 बजे निकल जाइए यहाँ से। चेकआउट करके निकल जाइए, मेरा सजेशन तो यही है। चेकआउट करके मैं निकल गया, सीधा गया मैं सिसु के लिए। अटल टनल क्रॉस करके मैं सिसु के लिए, अटल टनल के बाद में रुका थोड़ी देर, 1 घंटा वहाँ नज़ारे के मज़े लिए मैंने, आराम से फ़ोटो वोटो खिंचाए, क्योंकि उस समय भीड़ कम मिलेगी आपको। 6 बजे निकलोगे तो मैक्सिमम 7:30 तक आप पहुँच जाओगे वहाँ। तो वहाँ पे नज़ारे बहुत खूबसूरत है। अटल टनल से पहले के नज़ारे अलग है और बाद के नज़ारे अलग हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी अटल टनल के बाद के लिए। पर अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ, वीडियोस में देखना अलग है और खुद जाकर फील करना अलग है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। अटल टनल जैसे ही क्रॉस करेंगे, राइट साइड का रास्ता जाता है खोखसर के लिए और लेफ्ट साइड का रास्ता जाता है सिसु के लिए। तो आप सिसु के रास्ते पे जाइए। BRO वाला आपसे 200 रुपये की पर्ची काटेगा, अगर आपकी गाड़ी है तो 200 रुपये की पर्ची काटेगा जाने में। वहाँ से आप आगे निकल जाइए, सिसु में जाकर आप 1 घंटा और रुकिए। सिसु एक बहुत अच्छा सुंदर प्लेस है। वहाँ एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल है जो सर्दियों में जम जाता है और गर्मियों में बहुत सुंदर वाटरफॉल की तरह दिखता है। वो पूरा वाटरफॉल ही है, बहुत खूबसूरत है। वहाँ जाके आप एंजॉय कर सकते हैं, वाटरफॉल पे नहा सकते हैं, कूद सकते हैं, एंजॉय कीजिए। 1-2 घंटा वहाँ एंजॉय कीजिए, फिर वहाँ से आगे निकल जाइए। दिल्ली NCR की जनता मैक्सिमम सिसु तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती है। बहुत कम लोग हैं जो उससे आगे जाते हैं, मतलब 10 to 15% लोग हैं जितने लोग पहुँचते हैं उससे आगे जाने की सोचते हैं, लेकिन उससे आगे बहुत कम लोग जाते हैं। सिसु से आगे आप चले जाइए, तांडी पड़ेगा, तांडी के बाद आपको किलोंग पड़ेगा, किलोंग के बाद आपको जिस्पा पड़ेगा। किलोंग में आपको 1-1.5 बज जाएगा किलोंग तक पहुँचते हुए। तो किलोंग एक बढ़िया टाउन है, बहुत क्लीन टाउन है। वहाँ पर आप अपना नाश्ता वास्ता कीजिए, लंच करना है लंच कीजिए, वहाँ से फिर आप निकल जाइए जिस्पा के लिए। किलोंग से जिस्पा का रास्ता लगभग 1-1.5 घंटे का है, तो लगभग 3 बजे तक मैक्सिमम आप जिस्पा पहुँच जाएंगे। जिस्पा पहुँच के आप वहाँ स्टे कर सकते हो। वहाँ बहुत सारी कैंपिंग साइट्स हैं, रिवर साइड, बड़ी रिवर की साइड में कैंपिंग है। वहाँ पे 1000 से 1200 तक या मैक्सिमम 1500 तक पर पर्सन वो लोग अपना चार्ज करते हैं। आपको डिनर देंगे और ब्रेकफास्ट देंगे। और नदी के किनारे वहाँ देखेंगे ना, सिसु से आगे जैसे ही निकलेंगे बहुत पीसफुल हो जाता है, बहुत शांति होती है। आप पैदल पैदल घूमिए, बाइकर्स जा रहे हैं आप देखोगे तो आपका दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। मेरे को भी बहुत मन करता है जब भी मैं जाता हूँ उस एरिया में कि यार मैं निकल जाऊँ बाइक लेके लेह के लिए। मैं आज तक लेह नहीं गया हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ May 15, 2025 को कि मैं लेह का ट्रैवल करूँगा। मैं और मेरी वाइफ मेरी गाड़ी से ही ट्रैवल करेंगे। लोग वहाँ नैनो से पहुँचे हुए हैं यार, दिल्ली से। तो मुझे लगता है कि सभी तरह की गाड़ियाँ जा सकती हैं। और मई और जून के टाइम पे रास्ता अच्छा होता है, बारिश नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अब हम आते हैं वापस टॉपिक पे। हम जिस्पा में, आप या तो आप जिस्पा में स्टे कर लीजिए, आप आराम से। वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, जिस्पा में या तो आप होटल ले लीजिए या कैंप ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो कन्वीनियंट लगे वहाँ आप ले लीजिए, जो एंजॉय करें।
अगर आप अपने कैंप लेके जा रहे हो तो जिस्पा में आप किसी होटल वाले से पूछ के वहीं आसपास में कैंपिंग भी कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है कैंपिंग की, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हिमाचल की, बहुत सारी, उत्तराखंड हिमाचल जगह जगह कैंपिंग की वीडियो। सभी लोग बताते हैं टेंट कैसे लगाना है, सभी लोग बताते हैं खाना कैसे बनाना है, हर चीज़ बताएंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मिस हो जाती है अगर मैं कहीं कैंपिंग करने जाऊँ, क्योंकि अगर आप सुबह उठते हैं नेक्स्ट डे तो फ्रेश होने कहाँ जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप किसी होटल के पास अपना टेंट लगाइएगा, उससे पूछ कर, होटल वाले से उसको 150 रुपये दे दीजिए, उसको बोलिए यार सुबह हम लोग आएंगे, फ्रेशन अप होना है, बस नहाना और फ्रेश होना, बस 2 चीज़ों के लिए आप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना और कुछ नहीं चाहिए। तो वो अलाउ कर देते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो आप जिस्पा में सेल्फ कैंपिंग करके अपना खाना भी बना सकते हैं। जिस्पा से आगे देखने के लिए और सुंदर लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। मैं फोटोज़ और वीडियोज़ डाल दूंगा इस वीडियो में भी, कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ डाल दूंगा, देखिएगा ज़रूर। जिस्पा से आगे आप जब जाते हैं तो एक जगह पड़ती है दीपक ताल, अरे यार अल्टीमेट जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। जब वो जमी हुई होती है तो अप्रैल तक वो जमी हुई होती है, मई में पिघलना स्टार्ट हो जाती है, मई में पिघल जाती है। वो बहुत खूबसूरत लेक है। दारचा से आगे दीपक ताल पड़ता है, जिस्पा से आप दारचा तक पहुंचेंगे लगभग 1 घंटा लगेगा आपको, दारचा से दीपक ताल 1 घंटा, तो 2 घंटे में आप जिस्पा से आगे पहुंचेंगे। नेक्स्ट डे का बता रहे हैं, पहली रात आपने मनाली में गुजारी, दूसरी रात आपने जिस्पा में गुजारी, अब तीसरी रात आप वापस या तो जिस्पा में गुजार सकते हैं या आगे जाकर जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ रुक सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। दीपक ताल पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, वहाँ अच्छा लग रहा है। दीपक ताल बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ से आगे एक सूरज ताल और है, 1 घंटे का रास्ता है लगभग सूरज ताल का। मैं सूरज ताल के आसपास, सूरज ताल क्रॉस करके थोड़ा और आगे गया था, उसके बाद वापस आ गया। क्यों? क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तो बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, ऑफ सीज़न था, लोग भी बहुत कम थे। मुझे एक डाउट था कि अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो वहाँ पे मुझे हेल्प नहीं मिल पाएगी, मोबाइल के सिग्नल भी नहीं थे। तो इसीलिए जहाँ तक मुझे लगा कि ऑफ रोड नहीं आया है, ऑफ रोडिंग जैसी स्टार्ट हुई मैंने गाड़ी घुमाई, मैं वापस आ गया था। तो सूरज ताल पे आप जा सकते हो, हाई एल्टीट्यूड एरिया है सूरज ताल, मैं बता देता हूँ आप लोग। वहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आप गाड़ी एकदम पैक करके जा रहे हो, पूरी बंद कर रखी है आपने गाड़ी, तो आपको सिकनेस ज़रूर होगी, डिजिंग होगी, सर चकराएगा। बेटर है जब बाइक से जा रहे हो तो हेलमेट उतारने से पहले थोड़ा सा शीशा खोल लीजिएगा, उसके सांसें लीजिए। गाड़ी से जा रहे हो तो शीशा खोल के ही जाइए, गाड़ी धीरे धीरे आप चलाइए, आराम से पहुंच जाएंगे वहाँ, आपको डिजिंग नहीं होगी। डिजिंग होती है, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए, डिहाइड्रेशन की वजह से डिजिंग होती है, वहाँ जल्दी जल्दी गला सूखता है पानी की, ठंड की वजह से। आपका पानी पीते रहिए, पानी प्रॉपर रखिएगा आप वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर आप चाहें तो आप सूरज ताल से पहले एक जगह पड़ती है जहाँ आंटी के ढाबे वाबे दिख जाएंगे आपको, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ आप रुक सकते हैं, या फिर आप वापस आते हुए जिस्पा रुक जाइए या मनाली रुक जाइए। अच्छा, ये हो गई मनाली और उससे आगे की बात जहाँ तक मैं गया। अब कुछ लोग कहेंगे यार आप जहाँ गए हो ये तो बता दिया आपने, कोई ऐसी ऑफ बीट बताइए जहाँ भीड़ कम होती हो, सुकून हो, शांति हो, पीस हो, और जहाँ आप भी गए हो। तो मैं वो जगह मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऐसी जगह मैं अभी जनवरी में ही गया था, वो जगह है बरौट वैली। बरौट की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है। अगर आप दिल्ली से सीधा बरौट जा रहे हैं, दिल्ली से सीधा बरौट जा रहे हैं तो जोगिंदर नगर होके जाना, मंडी होके मत जाना। मंडी से लेके बरौट तक का रास्ते में करीब 20-25 किलोमीटर के पैचेस ऐसे हैं, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का पैच ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है रोड पर, पूरा पानी पड़ा होता है, धूल ना उड़े इसलिए, तो वो कीचड़ बन जाती है, आपकी गाड़ी बहुत गंदी हो जाएगी, हद गंदी हो जाएगी, येलो कलर की मिट्टी है, बहुत गंदी आएगी। तो उस रास्ते को अवॉइड करना अगर दिल्ली से जा रहे हो तो। पर अगर आप मनाली से जा रहे हो तो आपको वो रास्ता लेना ही पड़ेगा, मंडी वाला, तो उस रास्ते से अल्टीमेटली जाओगे। पर हाँ, अगर आप मनाली से जा रहे हो ना तो गूगल आपको एक रास्ता दिखाएगा जो कि कुल्लू से ही कट जाएगा रास्ता नीचे, तो मंडी नहीं जाएगा वो। यार उस रास्ते पे ज़रूर जाना, क्योंकि वो रास्ते पे मैं गया था आते हुए, उस रास्ते पे यार इतने खूबसूरत लैंडस्केप थे ना,
इतना क्लीन रोड था, इतने छोटे छोटे विलेज थे वहाँ पे, बहुत क्लीन विलेजेस थे। मैं रुका भी था वहाँ पे, बहुत सारी फोटोग्राफी भी की थी। वो रास्ता भी बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, कहीं भी ऑफ रोडिंग नहीं था, बहुत अच्छा रास्ता था, मज़ा आ गया था उस रास्ते पर ट्रैवल करने में। फिर आते हुए जब मैं बरौट में रुका था, तो बरौट यार बहुत खूबसूरत जगह, मैं बता दूं, कैंपिंग भी अवेलेबल है वहाँ। 1500-2000 रुपये में कैंपिंग मिल जाती है सीजन में, 2000 के आसपास, 2022। होटल भी मिल जाते हैं। मैं जिस होटल में रुका था उसकी फोटो यहाँ डाल दूंगा मैं। होटल तो उस समय मैं जिस होटल में रुका था वहाँ का बड़ा फेमस होटल है, और वहाँ 1300 रुपये नाइट में मिला था। मैं उस होटल के रूम की वीडियो भी शेयर कर दूंगा, शानदार होटल था। पर जब आप सीज़न में जाओगे मई से जून के बीच, जुलाई के आसपास, तो मेरे ख्याल से वो रूम आपको 3000 के आसपास मिलेगा, 3 से 4000 तक मिल सकता है। पर ऐसे घबराने की बात नहीं है, एक अकेला होटल नहीं है, वहाँ कैंपिंग भी है, छोटे छोटे आगे भी होटल्स मिल जाएंगे आपको। बरौट में अंदर आप एंटर करेंगे उस विलेज में, तो एक कैनाल है पानी की, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आर्मी वालों ने, या पता नहीं, डैम बना रखा है वहाँ पे छोटा सा। आर्मी का या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, ये आइडिया नहीं है मुझे। तो डैम बना रखा है, उस डैम साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आसपास में आपको छोटे छोटे और भी होटल्स मिल जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उन्हीं छोटे होटल में रुकिएगा। मैं बारिश का टाइम था इसलिए उन छोटे होटल में नहीं रुका मैं, वरना मैं वहीं जाता। मैं ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करने में बिलीव करता, कम पैसा ज़्यादा इन्जॉयमेंट, इसमें बिलीव करता हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पे आप रुकिए आराम से बरौट में। बरौट में देखने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। अगर सीज़न में मान लीजिए बरौट में भीड़ हो गई है, नहीं है, थोड़ा पहले या थोड़ा आगे आप रुक सकते हैं। और भी बहुत सारे गांव हैं छोटे छोटे। बरौट आप सुबह आएंगे अगर अपने होटल से, सुबह अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाइए, पूरे दिन भर में आप बरौट घूम सकते हैं। तो बरौट बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल एरिया है, मज़ा आता है। नेचुरल फाउंटेन है वहाँ देखने के लिए एक, और एक ये बना हुआ डैम बना हो गया, ऐसे मछलियाँ हैं, फिशिंग होती है, फिशिंग के फार्म बना हुआ है, जो बरौट से पहले आपको दिख जाएगा। जब बरौट एंटर कर रहे होंगे आप तभी दिख जाएगा वो आपको फिश फार्म। तो ये हो गया। अब बाकी तो आप थोड़ा पीसफुल, आप जाना कहीं झरने वरने में नहाना चाहते हैं तो गूगल पे बरौट पहुँच के एक सर्च कर लीजिएगा, वाटरफॉल नियर में। मेरे ख्याल 7-8 किलोमीटर नियर में एक वाटरफॉल है जहाँ गाड़ी आराम से जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्योंकि बारिश के सीज़न में गया था इसलिए वहाँ नहीं जा पाया था। और फिर मुझे एक्चुअली ये ट्रिप थोड़ी लंबी करनी थी वो मुझे। मैं बरौट से निकलने के बाद मैं मकलोडगंज गया, मकलोडगंज के बाद फिर मैं डलहौजी गया, डलहौजी से वापस दिल्ली आया था। तो मैंने पूरा हिमाचल ट्रिप मारा था। तो अगर आप सिर्फ बरौट होके भी आ जाएंगे तो भी बढ़िया है। बरौट से मनाली चले जाइए, मनाली से या वापस बरौट आइए। जी भी, मेरे लोग दोस्तों ने बताया, जी भी एक जगह है हिमाचल में, वो भी बहुत खूबसूरत है। पर जो भी जाता है वहाँ पर सभी एक चीज़ मेरे से कहते हैं, 4x4 गाड़ी ले जाओ, या आपका बहुत परफेक्ट ड्राइवर हो तभी ले जाओ, क्योंकि वहाँ ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है। मैं अभी तक जी भी नहीं गया, मुझे सभी ने बताया कि यार 4x4 गाड़ी चाहिए, मेरे पास 4x4 गाड़ी नहीं है इसलिए नहीं गया। पर मेरा प्लान है, एक बार ज़रूर जाऊँगा जी भी। अभी प्लान करूँगा नेक्स्ट ईयर या इसी साल प्लान कर सकता हूँ मैं। अभी मेरी मई 15 2025 को मैं ले जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। मैं और मेरी वाइफ है, हम ही दोनों हैं। सेल्फ कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग का सामान हमारे पास है, इक्विपमेंट्स हैं, लाइट्स वगैरह सब हैं, बर्नर है, गैस है, सब कुछ है, तो सब है हमारे पास में। हम ट्रैवल करेंगे। हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कपल जो फ्रेंडली हो, ओवर फ्रेंडली ना हो। ठीक है, फ्रेंडली तक अच्छा लगता है कि आजकल मैं जब भी फेसबुक वगैरह पोस्ट करता हूँ उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, तो मुझे कोई डिसेंट, जैसा मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हम दोनों जैसे कपल है वैसे ही कपल चाहिए। शेयरिंग पे जाएंगे तो हमारा कुछ खर्चा बचेगा ऑब्वियसली, 8-10 हज़ार का खर्चा मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का और टोल का खर्चा तो कम से कम आधा हो जाएगा। तो कोई कमेंट कीजिएगा यार, आपका कोई सवाल हो या आप जाना चाहते हो, आप कोई कपल हो तो जाना चाहते हो। मैं सिंगल्स को नहीं ले जाऊंगा। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है कि मैं किसी कपल को लेकर जाऊं लाइक माइंडेड। मैं वेज नॉन वेज हर तरह खाना खा लेता हूं, जहां पर जैसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिल रहा हो वैसे खा लेता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा इंसान चले, वेज है तो जिससे नॉन वेज खाने वाले से प्रॉब्लम ना हो, ऐसा इंसान चले। ठीक है, तो प्लीज़ आप, मेरी ये पहली वीडियो है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो चैनल को। मेरा मकसद यहाँ आने का, यूट्यूब पे आने का, पैसा कमाना नहीं है दोस्त। मेरा मकसद है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोग छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो सोचता हूँ यार ये तो बात बताया ही नहीं था मुझे। जिस होटल में वो लोग रुके होते हैं 1000 रुपये में, वहाँ जाकर पता चला 3000 रुपये रूम का चार्जेस है, तो वो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है।
और मैं जहाँ आपको बता रहा हूँ मनाली में रुकने के लिए, वहाँ होटल के चार्जेस सीज़न हो या ऑफ सीज़न हो वहाँ इतना ही रहता है, 1000-1200 बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बोल सकता है बंदा 1500-2000, आप बार्गेन करोगे तो कर देगा वो आपको, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक करना। कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है बरौट वैली से रिलेटेड या मनाली से रिलेटेड, या अगर मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। कोशिश करूँगा, ये पहली वीडियो है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो आप लोगों को, और अगर आप कुछ भी कमेंट करते हो मैं उस हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे बहुत सपोर्ट करेगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहूँ। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।